हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, संस्कार। गुड इवनिंग अंकिता। श्री हरिवंश। राधे राधे शालिनी, जय भीम। आप सबका स्वागत है फिजिक्स की बेहतरीन क्लास में। रितेश सोलंकी जी, आपका भी स्वागत है। वास्तव आई यार। चलिए, तो आज की कहानी को शुरू किया जाए भाई। अच्छा, रवि सर के पार्ट से क्या आएगा मैं तुझे बता देता हूँ भाई। रवि सर के पार्ट से क्या आएगा? वर्क पावर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास। रवि सर के पार्ट से आएगा वर्क पावर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई। रवि सर के पार्ट से आएगा वर्क पावर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास। लिख लें, लिख लें। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। तो और मेरे पार्ट से आपको बता दिया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैट एक्स्ट्रा है, इसके अलावा ईएमआई और ईएमडब्ल्यू और मॉडर्न फिजिक्स जहाँ तक पढ़ा दिया वो। ठीक है, चलिए। फोटोन की जानकारी हमने कल ली थी, फोटोन के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए। तो बच्चों, अपन ने जो पढ़ा था उससे बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एच के राम, कूल रहे। चलिए, तो अपन ने बात की, हाँ, फोटोन की बात की। लाइट जो है फोटोन से मिलके बनी होती है। फोटोन एक छोटे छोटे पार्टिकल है, छोटे छोटे पैकेट है, उनसे मिलके लाइट बनी होती है। और फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर वो एच न्यू होती है बच्चों। उसको एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। ये कहानी अपन ने देख ली थी, और किसको एंगस्ट्रम में किसको क्या, वो कहानी भी देख ली थी। अब अपन उसके बाद आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा EMW स्पेक्ट्रम, जो अपन ने छोड़ा हुआ था वो अपन उसको पढ़ते हैं। EMW स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है बच्चों? ये विकिरणों का समूह होता है। ये विकिरणों, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? विकिरणों का ग्रुप, अलग अलग प्रकार की किरणों का ग्रुप है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या है? इससे क्वेश्चन आते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये। आपके EMW में से कुछ क्वेश्चन आए ना आए, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान रखना, EMW में से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो वेव के समीकरण दे देगा, E बराबर E नॉट साइन इतने पाई टी प्लस इतना एक्स, इसका वेग बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, दिशा बताओ, फलाना बताओ, ढिमका बताओ। एक क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से। तीसरा क्वेश्चन जो है वो अपन बोल सकते हो, जो मैंने फोर्स फॉर्मूले बताए थे आपको, विकिरण, दाब, बल, इस तरह के उस फॉर्मूले से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। 10 साल में मान लो एक बार, इस तरह से। बाकी इनसे आते हैं, और इनसे क्या आते हैं, क्वेश्चन भी फिक्स है। स्पेक्ट्रम मतलब अलग अलग प्रकार की विकिरणें होती है बच्चों, जैसे कि दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य किरणें। एक्स किरणें दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती है, रेडियो किरणें, गामा किरणें। तो इनका एक स्पेक्ट्रम, इनकी एक ग्रुप बना दो, इसे बोलते हैं EMW स्पेक्ट्रम, विकिरणों का ग्रुप होता है ये। ठीक है, चलिए। इसमें क्या ग्रुप है, ग्रुपिंग में नंबर किसका है अपन बात करते हैं बच्चों। उनका नाम लिखते हैं पहले, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक नाम लिखते हैं अपन पहले। मैं बॉक्स बना दूं पहले, इस बॉक्स के अंदर नाम लिखेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें,
किरणें बार बार नहीं लिखूंगा, एक्स किरणें, एक्स रेज, किरणें विकिरणें एक ही बात है। कॉस्मिक जिन अपनी एक्स, यूवी अल्ट्रावायलेट, परा बैंगनी बोलते हैं इसे, परा बैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, दृश्य किरणें, विजिबल लाइट जिसे आप बोलते हो VIBGYOR, विबग्योर आप जानते हो। इसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अवरक्त, रेड मतलब लाल, अवरक्त। फिर उसके बाद माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म किरणें, और उसके बाद रेडियो, रेडियो किरणें। आपको ये क्रम याद होना चाहिए बच्चों, ये क्रम रटना चाहिए, याद होना चाहिए। 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक लैम्डा होती है तरंग दैर्घ्य, लैम्डा बराबर। मतलब आपको, और इसकी 0.1 से लेकर और 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है इसकी रेंज। मतलब इधर जाने पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सर इधर लैम्डा बढ़ता है, देखते रहो, ठीक है, इधर ज्यादा लैम्डा बढ़ता है। अब आपको पता है फॉर्मूला C बराबर F लैम्डा, C नियत है, अगर इधर लैम्डा बढ़ रहा है तो इधर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। सभी की चाल स्पीड कांस्टेंट है C, 3 × 10⁸। मैंने आपको कल बताया था विकिरणें जो है वो लाइट की स्पीड से चलती है, ठीक है, ठीक है। शिवम ने एक फोटो भी चलो छोड़ो, कोई काम का नहीं है, ठीक है, वो फोटो है। तो लाइट की स्पीड से चलती है सभी विकिरणें, तो सबकी स्पीड सेम है, तो सबका लैम्डा अलग अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। इधर जाने पर लैम्डा बढ़ रहा है तो इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी घटेगी। चूंकि हमें पता है फोटोन की एनर्जी E बराबर hc/λ होती है, इधर लैम्डा बढ़ रहा है तो इधर फोटोन की एनर्जी घटेगी। किसकी एनर्जी, फोटोन की ऊर्जा घट रही है, फोटोन की ऊर्जा इधर घटेगी। मतलब मैं बोल सकता हूं एक्सरे का फोटोन ज्यादा ताकतवर होगा, माइक्रो या अवरक्त या रेडियो का कम ताकतवर होगा, ठीक है। ये यहां तक ये इधर क्या हो रहा है, इधर जाने पर फोटोन की ऊर्जा घट रही है, मतलब इधर ज्यादा है उधर कम है। क्या ये बात समझ में आई, पहले बताओ। इनके फोटोन ताकतवर हैं, उनके फोटोन ताकतवर नहीं है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां से लेकर, मतलब मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, डेटा है बच्चों, अगर ये फोटोन ताकतवर है तो बच्चों डेटा ये कहता है कि यहां से लेकर और यहां तक के ये सब फोटोन, ये इतने ताकतवर फोटोन हैं कि हमेशा प्रकाश विद्युत प्रभाव PEE करते हैं। ताकतवर फोटोन ही प्रकाश विद्युत प्रभाव करता है। PEE मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये करते हैं। विबग्योर कभी करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन ये तीनों PEE कभी नहीं करते, इतने कमजोर फोटोन होते हैं, PEE कभी नहीं करते। क्या बात समझ में आई है। इधर फोटोन की ऊर्जा घट रही है तो इधर के फोटोन इतने कमजोर होते हैं कि इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो के कभी भी PEE नहीं करते। विबग्योर का नहीं पता, ये वाले हमेशा करते हैं। ये वाले नहीं कि कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन इस पे नहीं बनता। क्या मैंने जो लिखा है वो क्लियर है सबको? पहले ये बताओ क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन में बनता होगा क्या बनता है, इनमें से आपको ग्रुप बना देगा और बोलेगा तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखो, तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में लिखो, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में लिखो, फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में लिखो, 4 क्वेश्चन। फोटोन की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखो, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कंप्लीट है क्या सबके? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन PEE करता है, तो देख लेना, ये इनमें से कोई आ जाए वो हमेशा करता है, कौन PEE नहीं करता, इनमें से कोई आ जाए वो कभी नहीं करता। इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएंगे तो क्या कर लोगे हमेशा, क्या कर लोगे हमेशा?
ठीक है। चलिए, आपको लैम्डा की रेंज बच्चों याद रखनी है किसकी? दृश्य प्रकाश की। विजिबल लाइट होती है ये, विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है ये दृश्य प्रकाश। इसकी रेंज आपको याद करनी है, ये 3000 से 7000 आपको याद है। एक्सरे की रेंज याद करो 0.1 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम, बाकी किसी की रटने की आवश्यकता नहीं है। आपके एनसीईआरटी में टेबल है, आपके प्राण निकालने हो तो आपको बोल दूं कि रट लो सब, आप रट नहीं पाओगे और रटने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। इतनी अगर आपको याद है तो अब तक पीएमटी में जितने भी इसके क्वेश्चन बने न्यूमेरिकल वगैरह वो सब हो जाते हैं इतने से। अब मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बता दूं कि इसको याद कैसे किया जाता है। एक लाइन है, फनी लाइन है, लेकिन उसको फन वन से कोई मतलब नहीं अपन को, अपन याद करें। तरीका है कॉस्मिक जीने। कॉस्मिक एक व्यक्ति का नाम है ऐसा मान लो, परिकल्पना करो कॉस्मिक कोई व्यक्ति है, ठीक है, कॉस्मिक कोई व्यक्ति है। तो मैंने कहा कॉस्मिक जीने, है ना, राम जी श्याम जी, इसमें कॉस्मिक जीने। देखो कॉस्मिक से कॉस्मिक, जी फॉर गामा। कॉस्मिक जीने याद करने का तरीका है, इसको दिल पे ना लें। अपनी एक्स को बोला, विदेश का है भैया, गर्लफ्रेंड है उसकी भी, तो उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को बोला, क्या बोला? अपनी एक्स को बोला, एक्स मतलब एक्स रेज को बोला, क्या बोला? आई लव यू बोला, आई लव, LOVE YOU, आई लव यू बोला। लव यू में से VUUV तो UV बन गया वो। लव यू में से मैंने दो शब्द उठाए, लव वी, UUUV, तो देखो ये UV बन गया। कॉस्मिक जी ने अपने एक्स को बोला आई लव यू। विबग्योर बोला, विबग्योर मतलब हमें पता है, विबग्योर मतलब ये विबग्योर, विबग्योर बोला VIBGYOR, विबग्योर बोला, क्या बोला विबग्योर? आई एम रेडियो, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रो, रेडियो मतलब रेडियो। मैं फिर से बता देता हूं आपको। कॉस्मिक जी ने अपनी एक्स को बोला आई लव यू, विबग्योर बोला आई एम रेडियो। कॉस्मिक मतलब कॉस्मिक, जी फॉर गामा, अपनी एक्स, एक्स मतलब एक्स रेज को बोला आई लव यू, वी यू, लव यू, वी यू, यूवी, आई लव यू। विबग्योर बोला, विबग्योर मतलब विबग्योर दृश्य प्रकाश, आई एम रेडियो, आई फॉर इंफ्रारेड, एम फॉर माइक्रो, आर फॉर रेडियो। क्या याद हो गया? एक बार देख लें, सोच लें कैसे याद होगा। 2-3 बार गुनगुनाओगे याद हो जाएगा, 2-3 बार गुनगुनाओ याद हो जाएगा, ठीक है भाई। राजू ने बोला जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। चलिए, सब सामान्यतः सब बच्चों को ये याद होता है 3800 7800। एक प्रश्न उठ सकता है, अदिति बोल रही है सर आप काइनेटिक्स का वन शॉट बना दो। चलिए देखेंगे, है ना, देखेंगे। क्योंकि अगर देखो मैं, अदिति तुम बनाने में तो बना लोगी, है ना, मैं अगर बनाऊंगा तो फिर मैं, है ना, बिल्कुल 0 से फिर टॉप लेवल तक जाता हूँ। फिर मैं क्या कि आपको रोक नहीं सकता कम लेवल पर, है ना। मैं अगर वन शॉट बनाऊंगा तो ये भी याद रखना कि फिर मैं उस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि तुम्हें पूरा कोई परास्त नहीं कर पाएगा। फिर तुम बोलोगे मुझे तो इतना ही पढ़ना है, मुझे तो इतना सही आता है, मुझे तो V = U + AT से ज़्यादा मत बताओ, मुझे तो इतना ही बताओ, मुझे तो उतना ही बताओ, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, फिर वो मत बोलना। हाँ, अगर आप 11th का पढ़ना चाहते हो चलेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं ना। चलिए, वैसे आपने 11th पढ़ लिया है तो मुझे लगता है कि अब अगर मैं आपको थोड़ा अच्छा लेवल पर और पढ़ाऊंगा तो आपको शायद मजा आएगा। बेसिक पढ़ लिया ना एक बार, टाइम पास, बेकार चीज़ें पढ़ लिया। बेकार मतलब ठीक है, वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें एक चैंपियन बनाने वाली बात है, ठीक है। चलो देखते हैं, चलिए देखो, ध्यान से देखिए। चलिए देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था। हाँ, तो बच्चों 3800 से 7800 सबको याद है, सबको याद है। एक्सरे में सॉरी, किसी ने बोला कि सर ये एक्सरे का कैसे याद रखें। मैंने बोला कि यार देखो ये एक्स क्या है, बोले गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा कितनी गर्लफ्रेंड है, बोले 100 गर्लफ्रेंड है।
अरे काम करो, बड़ा करो। एक्स रे कितनी गर्लफ्रेंड है? बोले 100 गर्लफ्रेंड है। कहां से स्टार्ट होती है? बोले 0.1 से 100 तक। हो गया 100, याद हो गया। एक्स क्या है? गर्लफ्रेंड। कितनी गर्लफ्रेंड है? 100 गर्लफ्रेंड है। कहां से स्टार्ट होती है? 0.1 से 100। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 से स्टार्ट करते तो 100 तक 100 होती, लेकिन 0.1 से स्टार्ट करेंगे तो 1000 होगी। अबे गिनती अगर मैं 1 2 3 4 से 100 तक जाऊंगा तो 100 जाएगा, लेकिन 0.1 से लेकर 100 तक जाऊंगा तो 1000 जाएगा। हमें तो ज्यादा गर्लफ्रेंड चाहिए, इसका मतलब 0.1 से 100 तक जाएंगे। सिंपल याद रखने वाली बात है, याद हो जाता है इससे। दिमाग पे जोर भी नहीं आता, दिमाग तुरंत याद कर लेता है कि हाँ हाँ यार सही बात है, मुझे तो 1000 गर्लफ्रेंड चाहिए। तो एक्स कितनी? 1000, 0.1 से 100 तक। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप कर लोगे बच्चों, आई होप, मुझे आशा है आप कर लोगे भाई। अच्छा ये याद रखना, 7800 से ऊपर जो भी आए वो 3 ऑप्शन है, या तो इंफ्रारेड या माइक्रो या रेडियो। बीच में आए तो दृश्य है, इस 0.1 से 100 के बीच में आए तो एक्स रेज है, 100 से 3800 के बीच में आए तो पराबैंगनी है, और 0.1 से कम आए तो या तो गामा है या कॉस्मिक है। कभी भी कॉस्मिक और रेडियो को ऑप्शन में नहीं देता, ये बहुत ज्यादा मतलब मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, कोने की हो गई है। कॉस्मिक बहुत ज्यादा, इधर लैम्डा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा छोटी हो गई, और ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। तो अपने एग्जाम में अगर 0.1 से कम आती है तो आंसर होता है गामा, बीच में आती है तो आंसर होता है एक्स, इसके बीच में होता है तो दृश्य, इसके बीच में आती है तो यूवी, इससे ज्यादा आती है तो 3 ऑप्शन होते हैं वैसे तो, लेकिन ये कभी नहीं आता और ये दोनों कभी साथ में नहीं आते, या तो वो ये देगा या ये देगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इससे क्वेश्चन कैसे भी आता है। मैंने आपको कल कराया था, फोटोन की ऊर्जा याद आएगा आपको, 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो किसका है? तो वो किसका फोटोन है? याद करो, आपने ये क्वेश्चन PYQ का है, PYQ में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो बताओ, E बराबर क्या आपने पढ़ लिया, 12400 बटे 15 किलो, यानी कि 15 इंटू 000, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करने पर कल लिखा था 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो 0.1 से 100 एक्स है, तो ये एक्स रेज है। कौन है ये? एक्स रेज। अगर मैं बोलता फोटोन की ऊर्जा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यह है, किसका है ये फोटोन? तो भैया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो E बराबर 12400, मुझे तो 15 से काम है अब, बट्टे 15, मोटा मोटी कितना आ गया? 9 15 135, 135, 6 15 90, 0, 960 एंगस्ट्रॉम आया क्या? क्या 960 आया? 9 15 135, 135, हाँ 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 हाँ, 8 15 120, हाँ 124 है ना, 8 15 120, तो 8 15 120, ये 4 बचा, 2 15 30, 10 बचा, 6 15 90, मोटा मोटी 826 के आसपास। तो 826 मुझे पता है यार, 100 से ज्यादा है, इससे कम है तो अल्ट्रा वायलेट है क्या? पराबैंगनी। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी। आंसर पराबैंगनी। ठीक है, देखो आंसर बदल गया, बदल नहीं है यार। क्वेश्चन 3, फोटोन की ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये किसका है? तो तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है कि भैया तुम्हें अगर वो टेबल याद नहीं होगी तो आंसर नहीं दे पाओगे। तो टेबल भी कितने आसानी से मैंने ट्रिक से याद करवा दी, दिमाग पे जोर भी नहीं आया, याद भी हो गई। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, किसका ही है? सॉल्यूशन करो।
तो E बराबर 12400 बटे 1.5, एक जीरो और बढ़ा दो, 8260 एंगस्ट्रॉम। 3800 से 7800 है ना, वो होती है आई लव यू। विवगर बोला आई एम रेडी, इंफ्रारेड अवरक्त है ये। उसके आगे कौन था, अवरक्त। ये लो देखो कितना आसानी से आंसर आ रहा है। अबे अवरक्त है ना 7800 के बाद, ये लो। क्या कर पाओगे? ठीक है ना, मैंने इसमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया था, इसमें के नहीं लिया, तो अच्छी बात है ना, तो किलो वाला पार्ट हटा दो, खत्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या कर लोगे, क्या उन किसका है? अबे क्या लिखा मैंने यार, फोटोन की, अच्छा लैम्डा, हाँ ठीक है, फोटोन की तरंग दे रहे, हाँ ठीक, ऊर्जा नहीं है भैया, एक मिनट यार, सही तो है। अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, फोटोन की ऊर्जा, ये तो सही है। तो ये इतना लिख दिया, तो लैम्डा है ना, ये लैम्डा है ना, ये लैम्डा है भैया, लैम्डा बराबर इतना, और ये लैम्डा बराबर इतना, सही बात है ना, लैम्डा है ये, सही बात है। ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम, हाँ मैंने ये वर्ड गलत लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर, बिल्कुल एंगस्ट्रॉम में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, सही बात है। तो ये लैम्डा बराबर इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, E बराबर 12400 बटे लैम्डा एंगस्ट्रॉम, और ये आंसर किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है, वो आपको समझ में से आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो सिंपल ही तरीका है, ये तरीका है। नहीं तो क्या होगा, फिर रटना पड़ेगा सबकी, फिर रटो, इसकी कितनी, उसकी कितनी, उसकी कितनी। तो मैंने ये ट्रिक आज तक आने वाले क्वेश्चन के हिसाब से बनाई है, आज तक जो क्वेश्चन आए उसके हिसाब से बनाई है। ये कभी नहीं पूछा, ये कभी नहीं पूछा, और ये दोनों साथ में कभी नहीं आए। ठीक है ना, आई होप आपको बस समझ में आ गई हो, तो मैं आगे बढ़ जाऊं, एक बार देख लो। देख लो भाई लोग, हो गया तो फिर अपन वापस से बात करेंगे आगे। ठीक है भाई, चलिए तो अपन वापस आ जाते हैं। फोटोन की जानकारी अपन पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करें। तो फोटोन के बारे में, फोटोन की जानकारी, फोटोन की जानकारी, इसमें से पहली अपन ने पढ़ ली, इसकी ऊर्जा के बारे में चर्चा हो गई, E बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। अच्छा मैं आपको बताऊं, फ्रीक्वेंसी, हाँ बिल्कुल बनाइए, हाँ पटेल बिल्कुल, ये ट्रिक मैंने बनाई हुई है भाई, है ना, ये कोई कॉपी ट्रिक नहीं है। ठीक है, वो तो पेटेंट नहीं होता है, पेटेंट करा देते नहीं तो। ठीक है, चलिए, हाँ स्पेक्ट्रम में ये था, और कोई खास बात नहीं है ना। आपको स्पेक्ट्रम के बारे में अगर अनाप शनाप रटना हो कि मैं तो रटूंगा, मैं तो पागल हूं, तो फिर आप एनसीईआरटी से रट लो जो रटना है। मैं नहीं कहूंगा किसी को रटने की, अभी तक के जो क्वेश्चन आए उनके हिसाब से इतना पढ़ना काफी है, प्रैक्टिकल है, इतना पढ़ना वो काफी है ना। बाकी आपकी इच्छा, आप एनसीईआरटी से रटो अगर,
है ना, माइक्रो की रेंज क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं, अभी तक तो कभी नहीं आए। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें बहुत कुछ आंसर दे रखा है, तो आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इतना। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, आवृत्ति। बच्चों आवृत्ति सोर्स स्रोत पर डिपेंड करती है, नोट करके लिख सकते हैं अपन। आवृत्ति जो होती है वो केवल स्रोत पर डिपेंड करती है, केवल सोर्स पर निर्भर करती है, पर निर्भर है। वह माध्यम बदलने से आवृत्ति नहीं बदलती, सो E बराबर एच न्यू नहीं बदलेगा। देखो एक क्वेश्चन में बनाता हूं, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अभी मेरे मन में आया। ये μ1, ये μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ये मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में अभी जस्ट आया, ऐसा नहीं कि कोई रट के क्वेश्चन आया हूं मैं एक ऑप्टिक्स से मिलके एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से देखना, है ना। म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो तुम लोग, अपवर्तनांक समझते हो। ये सघन माध्यम है। देखो मैं माहौल बना रहा हूं, कुछ नहीं, टाइम पास क्वेश्चन है, लेकिन बस माहौल बना रहा हूं। ये विरल माध्यम है, ठीक है। लाइट रे यहां से आई, ये लंब है, तो सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती है। इसको जाना चाहिए था उधर, लेकिन झुक जाएगी ये इधर, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही फोटो बनाया मैंने, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है भैया, बहुत ही सुंदर, मजा आया बाबा। इसका फोटोन जो था उसकी ऊर्जा E1 थी, फोटोन की ऊर्जा। यहां जो फोटोन आया उसकी ऊर्जा E2 है। इनमें संबंध बताओ तो क्या होगा, E1 ग्रेटर देन E2 होगा कि E1 लेस देन E2 होगा, या E1 बराबर E2 होगा। तो मैंने पूरा माहौल बना दिया ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बना के, लेकिन एक पढ़े लिखे बच्चे को समझ में आ जाएगा कि टाइम पास हुआ है, पागल बनाया, बड़ा मजा आया वाली बात हुई है। माध्यम बदलने से, माहौल बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, माध्यम बदलने से म्यू नहीं बदलता, तो ये नहीं बदलती, सेम रहती है। ये गलत है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जस्ट मेरे दिमाग में आया तो किसी और के दिमाग में भी आ जाएगा कि यार माहौल बना दो थोड़ा सा, ऑप्टिक्स का लगेगा। इससे फायदा पता क्या है, जिस बच्चे ने ऑप्टिक्स पढ़ी नहीं होगी ना, वो सोचेगा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, छोड़ दो। मतलब मॉडर्न फिजिक्स को ऑप्टिक्स के अंदर घुसा दिया। तो जिस बच्चे को ऑप्टिक्स नहीं आती होगी वो सोच के कि ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, वो छोड़ देगा। जिसको मॉडर्न आती होगी वो सोचेगा यार ऑप्टिक्स के साथ मिक्स से अपन से नहीं होगा, वो छोड़ देगा। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया है, तो ध्यान रखना। स्टार बना लेता हूँ, अभी बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन स्टार बना लो। चलिए, तो ये तो हो गया इतना। सेकंड अपन बात करते हैं, फोटोन का द्रव्यमान। बच्चों इसके 3 प्रकार के द्रव्यमान होते हैं, रेस्ट मास, रिलेटिव मास और इफेक्टिव मास। रेस्ट मास को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, रेस्ट मास, रुका हुआ मास, विराम द्रव्यमान। रिलेटिव को बोलते हैं सापेक्ष द्रव्यमान, है ना, मास है सब में, है ना, मास, सापेक्ष द्रव्यमान। और इफेक्टिव मास बोलते प्रभावी द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, हमेशा याद रखना। अरे एक ऊर्जा का, लाइट का पार्टिकल, अच्छा विराम द्रव्यमान होता क्या है,
मान लो फोटोन चल रहा है, फोटोन तो चलता है भैया, स्पीड खतरनाक है उसकी, अगर उसको रोक पाए कभी, मान लो अपन पहचान पाए कि फोटोन ने रोक दिया, उसको तोलेंगे तो कोई मास नहीं आएगा। अरे ऊर्जा का एक छोटा सा, मतलब क्या ही बोलो, बोलने से भी, उससे भी छोटा, तो उसका विराम द्रव्यमान 0 है। सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? सापेक्ष द्रव्यमान होता है आइंस्टाइन की समीकरण m बराबर m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। आपसे कहें आपका सापेक्ष द्रव्यमान निकालो, तो आप क्या करो, m0 तो क्या है, विराम द्रव्यमान m0, ये m0 है, सापेक्ष द्रव्यमान होता है m, सापेक्ष द्रव्यमान होता है m। आप अपना m0 यहां पे रखो, 1 माइनस वी अपॉन सी। आप किस स्पीड से दौड़ रहे हो बच्चों? रिलेटिव मास का मतलब क्या है समझ लो थोड़ा सा। आइंस्टाइन साहब बोलते हैं जब हम चलते हैं तो हमारा द्रव्यमान बदल जाता है। ये कौन सी बात है? हाँ, द्रव्यमान बदल जाता है। जब v बढ़ेगा, तो अगर आप कॉमन सेंस से सोच रहे होंगे तो ये गणित की समीकरण, मैं कैसे कहूं आपको कि आपको उसका अर्थ समझ में आएगा नहीं आएगा, जिसको गणित आती है वो समझे। अगर v बढ़ेगा तो मैं बोल रहा हूं m बढ़ेगा। मान लो v को बढ़ाते हैं, चलो v को बढ़ागा, v मतलब क्या, हमारी चाल। हमारी चाल मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वैसे तो बहुत ज्यादा हो नहीं सकती, मैंने मान लिया c हो जाएगी। जब v बढ़ेगा तो मैंने मान लिया बढ़ के c हो गया, तो c बटा c कितना हो गया? 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0, समथिंग बटा 0 इन्फिनिटी, मतलब m बढ़ गया। v बढ़ने से m बढ़ता है, ये इस समीकरण का अर्थ है। अगर आपको गणित नहीं आती और ये समझ में नहीं आया क्यों हुआ तो कोई बात नहीं, फिर याद कर लो। गणित की ये समीकरण हमें चिक चिक कर कहती है कि v बढ़ने से m बढ़ता है, v बढ़ने से m बढ़ता है। तो आपने कहा कि सर मैं दौड़ूंगी तो मेरा द्रव्यमान बदलेगा, मैंने कहा बदलेगा। जितनी स्पीड से दौड़ोगे उतना आपका द्रव्यमान बढ़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि बढ़ जाएगा, रुकोगे तो फिर कम हो जाएगा। दौड़ते हुए द्रव्यमान, दौड़ती अवस्था में द्रव्यमान ज्यादा होता है हमारा, ये आइंस्टाइन कहते हैं और ये सत्य है। तो सर कितना होगा पता कैसे करूं? तेरी स्पीड यहां रख v और यहाँ पे c मतलब प्रकाश का वेग रख और फिर कैलकुलेट कर। हम ज्यादा से ज्यादा कितना दौड़ पाएंगे? 5, अगर बुलेट ट्रेन से भी दौड़ेंगे तो सोचो 1000 किलोमीटर पर घंटा। c इतना बड़ा है कि ये सब उसके तुलना में नगण्य है, तो आप कितना ही दौड़ो उसका आंसर लगभग एक्स्ट्रा नहीं आएगा, वो m0 के बराबर ही आएगा। मतलब आप कितना ही दौड़ लो, आप लाइट की स्पीड से दौड़ नहीं सकते, इसलिए आपका द्रव्यमान हमें दौड़ते हुए फील नहीं होता अलग। आप दौड़ते हुए नाप भी लोगे अपने द्रव्यमान को तो उतना ही आएगा जितना अभी है। लेकिन अगर हम गलती से या कभी v मतलब प्रकाश के वेग के तुलनात्मक वेग से चले, c/2, c/4, तो हमें साक्षात अपने मास में अंतर दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति प्रकाश के वेग के बराबर से दौड़ गया तो उसका मास अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो v बढ़ने से m बढ़ता है, ये बात सत्य है। फोटोन के लिए सापेक्ष द्रव्यमान एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फोटोन का वेग, मैं कोई स्टार बना के लिख दूं, फोटोन का सापेक्ष द्रव्यमान नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण है क्योंकि m बराबर m0 कितना होता है? 0 बटे अंडर रूट 1 माइनस v कितना होता है? c बटा कितना? c का होल स्क्वायर। अरे भैया, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 है और फोटोन की स्पीड c के बराबर होती है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 बटे 0 बन जाता है, जो अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। इसलिए फोटोन की दुनिया में सापेक्ष गति जैसा कोई शब्द नहीं होता। द्रव्यमान की दुनिया में सापेक्ष गति जैसा शब्द होता है। आपने पूरी टॉपिक पढ़ा है सापेक्ष गति, क्योंकि वहां द्रव्यमान जो था उसका वेग कितना था? 10, 20, 50, 100, 1000 किलोमीटर पर सेकंड, ज्यादा नहीं था। फोटोन का वेग इतना ज्यादा होता है और इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। जब इसको पुट करते तो आंसर 0 बटा 0 अपरिभाषित होता है, इसलिए इसका सापेक्ष द्रव्यमान परिभाषित नहीं है, उसकी वो है ही नहीं। तो ये 0 है, ये है ही नहीं, तो इसका इफेक्टिव मास होता है। कितना होता है वो मैं बात करूंगा। ठीक है, तो मैं बात करूंगा फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, प्रभावी मास। तो आइंस्टाइन की
क्या होती है इस तरह की समीकरण? E बराबर mc²। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। अभी इतना समझ सकते हो, अगर किसी का मास पता है आपको, तो उसको c² से गुणा कर दो, जितना आएगा समझ लो उसके अंदर उतनी ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा दिखा पाए कि नहीं दिखा पाए वो अलग बात है, ठीक है। mc², किसी का मास इतना है तो उसको c² से गुणा कर दो, इसका अर्थ है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं उतनी ऊर्जा छुपी हुई है। ये आइंस्टाइन की समीकरण है। तो मैंने कहा फोटोन के लिए E का मान कितना होता है? hc/λ बराबर m इंटू कितना? c²। c से c कटा, m बराबर बन गया h/c⁻। तो ये फोटोन का प्रभावी मास का फॉर्मूला है। फोटोन का प्रभावी मास का ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना है अपन को। फोटोन का प्रभावी मास का ये फॉर्मूला है। देखो भैया मैंने क्या कर दिया, अरे हो गया भैया, ठीक है। चलिए, तो दूसरा फोटोन का द्रव्यमान की चर्चा हो गई, प्रभावी द्रव्यमान। तीसरा फोटोन का संवेग। याद रखना, आगे से हम फोटोन के लिए समीकरण लगाएंगे, E बराबर mc²। ये समीकरण हम फोटोन के लिए लगाएंगे क्योंकि फोटोन का वेग अच्छा खासा होता है। चलिए, तो संवेग कैसे निकालें? तो हमने याद की E बराबर mc², इसको हमने लिखा m इंटू c। तो बच्चों बताओ E/c बराबर बन गया mc। बताओ mc क्या है? क्या द्रव्यमान इंटू वेग, फोटोन का द्रव्यमान इंटू फोटोन का वेग। क्या ये फोटोन का संवेग नहीं बन गया? फोटोन का संवेग बन गया ये, यस। तो फोटोन का संवेग का फॉर्मूला होता है E/c, ऊर्जा बटे c, उसकी ऊर्जा बटे c, मतलब 3 × 10⁸। ये इसका फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं E बराबर कितना होता है? hc/λ, और ये c का c से c कटा, P बराबर h/λ, फोटोन का द्रव्य संवेग का फॉर्मूला मिल गया। फोटोन के लिए फॉर्मूला है ये, किसी और के लिए नहीं है। और कोई समझदार बच्चा कहेगा फोटोन का संवेग है। किसी बच्चे ने कहा अरे सर ये तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है। हाँ कोई बात नहीं, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला भी ऐसा ही आया, वो बाई चांस था कि हाँ ऐसा आया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मतलब अगर कोई कहे कि फोटोन की तरंगदैर्घ्य को क्या हम लैम्डा बराबर h/p लिखें? हाँ, तो यही इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फोटोन की नॉर्मल तरंगदैर्घ्य ही उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। सिर्फ फोटोन के साथ ऐसा होता है, बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर है। फोटोन की नॉर्मल तरंगदैर्घ्य ही उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर है। मैं आपको मैटर वेव में पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला h/p। h में किसी का भी संवेग बटे कर दो तो उसकी लैम्डा तरंगदैर्घ्य मिल जाती है। तो फोटोन में तो ये जन्मजात ही है, तो फोटोन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अलग से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। वो ये नॉर्मल तरंगदैर्घ्य ही डी ब्रोगली के बराबर होती है। ठीक है, चलो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आइए तो मैं आपको बता दूं, जस्ट एक बार समझ लेना।
डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। मान लो शिवम ने कहा या अंजलि ने कहा कि सर मेरा द्रव्यमान, अंजलि पतली है, 30 किलो है और सर मैं ज्यादा से ज्यादा v बराबर 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ सकती हूँ, तो सर क्या आप मेरी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बता दोगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। पी क्या होता है? संवेग। अरे द्रव्यमान इंटू वेग, एच का मान 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 बच्चे मास कितना था 30 इंटू वी कितना था 20। ये बहुत कम आएगा लेकिन कोई बात नहीं, मोटा मोटी 10 की घात माइनस तो 10 की घात माइनस 36 मीटर आएगा। ये अंजलि की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है। ये इतना आसान चीज है, ये इतना आसान चीज है जो हम, अच्छा ये क्या है, सेकंड चैप्टर इसके बाद जो होगा मैटर वेव, उसमें केवल और केवल यही हम पढ़ेंगे, मैटर वेव में पढ़ेंगे, मैटर वेव में पढ़ेंगे हम ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला है। किसी के भी लिए भी निकालो, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उसके लिए, सबके लिए निकल जाता है। तो ये इतना आसान होता है। मैटर वेव में सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, खत्म। इसलिए मैंने कहा छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो ये और ये अलग अलग हैं, किस्मत से दोनों बराबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है भाई। सर ई बराबर एम सी स्क्वायर को भी हल्का सा समझा दो ना। चलो समझा देते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर को हल्का सा समझा रहा हूं इसमें। सर मेरे पास एक पत्थर है जिसका मास 1 kg है, तो भगवान ने इसके अंदर कितनी ऊर्जा भर रखी है? तो भगवान ने इसमें कितनी ऊर्जा भर रखी है? कितनी ऊर्जा भरी है? तो मैंने आंसर दिया E बराबर एम सी स्क्वायर, M1 और C कितना 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर। तो भगवान ने इसमें 9 गुणा 10 की घात 16 जूल एनर्जी भरी है। ये इसका अर्थ होता है। सर लेकिन मुझे मिलती तो नहीं है। तो मैंने कहा भैया फिर तुझ में भगवान में अंतर ही क्या रह जाता? भगवान ने 1 किलो बनाने के लिए इतनी एनर्जी खर्च की है, तो सोचो भगवान ने तो इतनी भयंकर, कितना धरती का मास किसी को याद है कितना होता है? बहुत सारा होता है। धरती बनाई भगवान ने, हिमालय बनाए भगवान ने जुपिटर, मंगल, शुक्र ग्रह, जितने भी ग्रह हैं सब बनाए भगवान ने, सूर्य बनाया। सोचो भगवान ने एक इतनी एनर्जी लगाई 1 किलो बनाने के लिए, मतलब भगवान के पास यार एनर्जी होगी सही, तभी तो भगवान ने लगाई। मैंने 5 रुपए की कचौरी खाई, मतलब इसका मतलब ये था ना मेरे पास कम से कम 5 रुपए तो थे, तभी तो मैंने खाई। ठीक है, तो भगवान ने तो किसी ने कहा 10 की घात 26, तो 10 की घात 26 का स्क्वायर मतलब 10 की घात 26 इंटू 10 की घात 16, पता नहीं बहुत भयंकर आएगा। तो भगवान के पास कितनी एनर्जी होगी? यस, इसलिए तो बोलते भगवान सर्वशक्तिमान है। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। इसका क्या प्रूफ है? अभी प्रूफ है गधों, तुम पढ़ते ही नहीं हो, मूर्ख हो तुम, इसलिए बोलते भगवान तो शक्ति है, भगवान तो कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूं, तुम ही भगवान। अरे गधे, चांटा मारेंगे। वो गधे हैं जो ऐसे बोलते हैं मैं ही भगवान हूं, तुम ही भगवान हो, भगवान कुछ नहीं है, ज्योति है, ये है, वो है, फलाना निमका। गधे, पढ़ा तो है नहीं कभी तो, है ना? तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हजारों प्रूफ है मेरे पास। तो मैं तो पूरा प्रूफ कर सकता हूं यहाँ पर, बिल्कुल 1 घंटे का लेक्चर लेके। लेकिन ठीक है, मुझे नहीं करना। सिंपल सी बात है, भगवान सर्वशक्तिमान है। कॉमन सेंस बोलता है शक्ति है तो शक्तिमान भी होता है। टेस्ट है कहीं, अगर कोई खाना है टेस्टी, तो उसको टेस्ट बनाने वाला भी कोई व्यक्ति होगा। अगर कोई सुंदर पेंटिंग है तो मन में सवाल आएगा कि सुंदर पेंटिंग को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं फूल है, तो फिर हम लॉजिकली सोचो, बोल सकते हैं इसको बनाने वाला भी कोई होगा। तो अगर इतना सुंदर संसार है तो उसको बनाने वाला भी कोई होगा। शक्ति है तो शक्तिमान भी होता है। शक्तिमान मतलब शक्ति को धारण करने वाला।
तो जब इतनी सुंदर चीजें हैं तो उसको बनाने वाला कौन है? ऑब्वियस बात है, भगवान होगा। ठीक है, चलिए ये बात है। तो चलो इसके बारे में और चर्चा बाद में। पॉइंट इज E बराबर MC स्क्वायर। सर इसको हम यूज क्यों नहीं कर पाते, कैसे करेंगे? ठीक है, किसने किया हो क्या? तो इसकी चर्चा हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में करेंगे। इसका यूज क्यों नहीं कर पाते, ये कैसे होती है, इसको क्या यूज करेंगे, ये वो फलाना निफा। हाँ, ये याद रखो कि बस ये कॉन्सेप्ट है कि भैया किसी, अच्छा तो समझ में आया। E बराबर MC स्क्वायर ऐसा नहीं फोटोन के लिए, सबके लिए लागू होता है, तो फोटोन के लिए भी लागू होता है ना? ये सबके लिए लागू होता है, मतलब फोटोन के लिए भी लागू होता है। तो फिलहाल मैंने इसको जस्ट इतना समझा दिया। अभी तुम बिग बैंग थ्योरी और ये सब पे मत जाओ, है ना? मैं नहीं चाहता कि मैं टॉपिक से भटकूं। ठीक है, इस पे कभी तब विचार करेंगे जब अपना सिलेबस कभी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो मैंने इतना बता दिया। आई होप अगर समझ में आ गई आपको बात में, तो आगे बढ़ जाए हम लोग। संवेग आ गया समझ में? संवेग आ गया समझ में? चलिए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं। इसको आप होमवर्क में क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी नोट करें, आप लोग भी नोट करें और ईमानदारी से इन क्वेश्चन को करना। ठीक है, फोटोन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 62 एंगस्ट्रॉम है, तो A उसकी ऊर्जा, B उसका मास, C उसका संवेग बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, फोटोन की तरंगदैर्घ्य 620 नैनोमीटर है, तो A उसकी ऊर्जा, B उसका मास और C उसका संवेग बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, फोटोन की तरंगदैर्घ्य 62 मीटर है, तो A उसकी ऊर्जा, B उसका द्रव्यमान, C उसका संवेग बताओ। चलो अभी करो होमवर्क, क्या करना तुम करते नहीं हो गधों। करो 3 क्वेश्चन, करो इस क्वेश्चन को। ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, आंसर लेके आओ। चलो आंसर लेके आओ, चलो करो फटाफट से। कर लिया भैया? चलिए अब ध्यान से देखना, आप गड़बड़ कर क्या करते हो तुम लोग। E बराबर आप लोग फॉर्मूला लगाते हो HC अपॉन लेमडा वाला, और आप लिखोगे 12400 बटे 62, तो आंसर आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बहुत ही बढ़िया। क्या आंसर आया पहले वाले का? 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से, अब देना ध्यान से देखना। जब मास को कैलकुलेट करते हो तो पता नहीं तुम लोग क्या हो जाता है तुम्हें। मैंने कब बताया? मास का फॉर्मूला मैंने बताया PM बराबर H अपॉन सी लेमडा, H अपॉन सी लेमडा।
ये शॉर्टकट केवल और केवल ऊर्जा के लिए होता है, बाकी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। जनरल फॉर्मूला लगाओ, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 बटे 3 गुणा 10 की घात 8 इंटू 62 इंटू 10 की पावर माइनस 10। जिसने इससे सॉल्व किया वो सही है, बाकी सब गलत है। और पी का फॉर्मूला एच अपॉन लेमडा ऐसे ही करना है ऐसे ही करना है। मतलब लोग क्या शॉर्टकट देख लेते तो सब जगह लगाने लगते हैं। ये शॉर्टकट केवल फोटोन की ऊर्जा के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। फोटोन का मास या उसका संवेग भी नहीं निकलता इससे। इसके वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 बटे लेमडा 62 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है सर, मास के लिए E बराबर MC स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? वेरी गुड, लगा सकते हैं। मास के लिए चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन सिखाया है। ध्यान में देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को देखना। अच्छा, इस क्वेश्चन पहले मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर लूं, थोड़ा ध्यान से देखें। आपको पता है 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। अब आपको क्या समझ में आया? मैं बोलता हूं इसको 620 इंटू 10 से गुणा कर दो नैनोमीटर को, तो वो क्या बन जाता है? एंगस्ट्रॉम बन जाता है, बराबर 6200 एंगस्ट्रॉम। ये चीज याद रखना, इसलिए क्वेश्चन दिया है मैंने आज क्वेश्चन को, ऐसे नहीं दे दिया कुछ भी मन से उठा के। आपके चैप्टर में या तो नैनो आएगा या एंगस्ट्रॉम आएगा। नैनो आए तो अच्छी बात है, एंगस्ट्रॉम आया एंगस्ट्रॉम आया तो अच्छी बात है, नैनो आया तो उसको 10 से गुणा कर देना। नैनो लिख लो, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता आपको गणित कितनी समझ में आ रही है। 10 की घात माइनस 9, 10 की घात माइनस 10 नहीं आता तुम लोगों को। एक एक समझ लो। नैनो को एंगस्ट्रॉम में 10 से लिख लिया क्या? लिख लो, मुझे बताओ। हाँ लिख लिया, लिख लो। नैनो को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। चलिए मैं इसको एक बार सॉल्व, देखो बच्चों सॉल्व आपको ही करना है। मैं बस एक आध बार सॉल्व करूंगा कभी कभी आपको कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में कैलकुलेशन गंदी आएगी, मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करने लगा मैं चैप्टर नहीं पढ़ा पाऊंगा। कभी कभी बताऊंगा। ठीक है, मैं होता ना इसको कैसे करता, मैं आपको सिखाता हूं। मैं क्या करता, मैं इस पॉइंट को हटाता 10 की घात माइनस 1। मैंने सिखाया हुआ शुरू में, सब सिखाया मैंने तुम्हें। 66 बन जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 34 माइनस 1 माइनस 35 बन जाएगा। यहां से देखना स्टार्ट करो, ये पॉइंट इधर जाएगा तो मैंने आपको सिखाया भैया, बटे 3 गुणा 62 गुणा 10 की घात, ये 10 है और ये 8 है तो माइनस 2 हो जाएगा। मैं 62 66 62, अरे मोटा मोटी इसको 1 पॉइंट कितना, अरे नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, 1 बार काट दो। अरे थोड़ा बहुत ज्यादा है ना, 1.1 लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत ज्यादा है ना 1.1 और 1.1। 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2 बन जाएगा, 35 प्लस 2 10 की घात माइनस 33, तो 10 की घात माइनस 33 तो आंसर में आएगा। ये 3 है, ये 1.1 है। अरे 1.1 को 1 लिख दो यार, मोटा मोटा, मैं तो इतना भी बोलता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। इसको 1.1 भी मत लिखो आप, तो इसको 1 लिख दो। 1 62 और 60 काट दो, 1/0.3 लगभग 0.3 के आसपास आंसर आएगा, लगभग 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 33 मोटा मोटी। और ये आंसर सही निकलेगा। आंसर में एक ही ऑप्शन होगा जिसमें, पहली बात तो एक ही ऑप्शन होगा जिसमें 33 होगा, और 33 होगा 2 ऑप्शन में तो एक ऑप्शन होगा 0.3, एक होगा 0.8 0.7 अनशंट, जो हो नहीं सकता। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना सीखना होगा, जो कर पाएगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन इस चैप्टर में आपको आनी चाहिए, मैंने सिखाया है। पॉइंट को आगे पीछे करना, ये मैंने पहली क्लास में सिखाया था जब मैंने पढ़ाया था। तो मोटा मोटी आपको करना आना चाहिए भाई, 66 62 अरे 66 देखिए काट दो, मोटा मोटी आपको ऐसा आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वैसा ही है, बस इतना सा चेंज था कि ऐसे ऐसे करना था आपको। चलिए, इस क्वेश्चन को किसी बच्चे ने E बराबर MC स्क्वायर से, मैं करूंगा उसको, है ना, मैं करूंगा।
ये इसमें क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में एक तरीका तो है कि सर m और p तो नॉर्मल तरीके से निकलते हैं, तो हम तो सर नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। एक बच्चे ने इसके लिए मेथड 1 यूज किया, एक मेथड 2 यूज किया, मैं दोनों बताता हूँ। एक बच्चे ने लिखा क्यों दिमाग लगाएं, hc/λ लिख दो, तो उसने लिखा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 बटे h लैम्डा का मान 62। ये भी सही है। एक बच्चे ने सोचा कि यार लैम्डा बराबर 62 मीटर है, या इसको लिख सकते हैं 62 इंटू 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। अब ये यूनिट आपको क्या आने चाहिए भैया, क्यों? अरे एंगस्ट्रॉम का मतलब तो 10 की घात -10, तो 10 की घात 10 और 10 की घात -2 कट के 10 की 62 तो बच गया। तो ऐसे आपको आना चाहिए। अगर ऐसे आ गया तो आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा। 12400 बटे 62 गुणा 10 की घात 10, ये कटा 200 बार, 200 10 की घात -10, 2 गुणा 10 की घात -8। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। इसमें इतना आसानी से नहीं आएगा, लेकिन उसमें आ गया। कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? अच्छा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है। इसका आंसर आएगा मीटर में, सॉरी जूल है ना, हाँ जूल में। इसका आंसर आएगा जूल में, इसका आंसर जूल में आएगा। तो इसका आंसर किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना मैंने कल सिखा दिया। गुणा कर लेना 1.6 10 की पावर -19 का, ठीक है? क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम क्या ऐसे कर लेते हो, कर लोगे तो अच्छी बात है। अभी सिखा रहा हूं, अभी बता दो मुझे, है ना? गणित क्या है कि गणित के पाप फिर क्या है कि अब कष्ट देंगे अगर नहीं आता होगा तो। मतलब कष्ट तो क्या देंगे, जो चीजें आसानी से हो सकती थी उसको टफ कर दोगे तुम, और कुछ नहीं है। अब गणित तो गणित है, जो सीख लिया, अब गुणा भाग नहीं सिखा सकते, ठीक है? चलिए बच्चों, हाँ मैं इसमें बात कर रहा था, इसका मेथड नंबर 2 भी हो सकता है। मेथड नंबर 2, E बराबर mc², तो m बराबर E/c² से भी कर सकते हैं। सही है। E का मान ये आ गया 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, mc² से कर दो। अच्छा मैं इसको कर ही देता हूं। m बराबर E/c², ठीक है? E का मान था 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गलती पता तुम क्या करते हो, तुम लिखते हो 200 बटा 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अबे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दादा, 200 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 करना पड़ेगा, बटे 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ अब सही है, जो भी आएगा आंसर वो किस में आ जाएगा, मास का मान केजी में आ जाएगा। तुम ऐसे गलती कर देते हो कभी कभी। ई 200 इलेक्ट्रॉन बोलता है, 200 लिख देते हो, यहाँ पे 3 गुणा 10 की घात 8 लिख के बोलते हो आंसर नहीं आ रहा, तो गलत है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कन्वर्ट करो 1.6 के पावर -19 करके। क्या बात समझ में आ गई? इसका ये मेथड 2 मैंने यहां पे कर दिया। पीछे है, आगे है, ये आगे है, ये रहा। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल थोड़े बहुत कराता हूं। मान लो मेरे पास लिखा है 50 एंगस्ट्रॉम, तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। मैं जानता हूं एंगस्ट्रॉम का अर्थ होता है 10 की घात -10,
तो जब एंगस्ट्रॉम हटाना है तो मैं एंगस्ट्रॉम की जो रियल वैल्यू होती है 10 की घात -10 वो ले आऊंगा और यहां पे मीटर लिख दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरे पास 50 मीटर लिखा हुआ है, 50 मीटर लिखा है, मुझे एंगस्ट्रॉम लाना है। ध्यान से समझना, जब एंगस्ट्रॉम हटाना था तो उसकी रियल वैल्यू लिख दो, वो हट जाएगा। अब एंगस्ट्रॉम हटाना नहीं है, लाना है, तो क्या करते हैं, उसकी जो रियल वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम की जो रियल वैल्यू होती है कितनी होती है 10 की घात -10 मीटर। तो उसको अगर हटाना है तो उसकी रियल वैल्यू डाल दो, और उसे अगर लाना है तो उसकी वैल्यू को उल्टा करके ले आओ। 10 की घात +10 होता है, 10 की घात -10 होता है तो 10 की घात +10 करके ले आओ, इतना एंगस्ट्रॉम। हटाना है तो वास्तविक वैल्यू डाल दो, लाना है तो वास्तविक वैल्यू में जो माइनस होता है ना उसको प्लस कर देते हैं। क्या ये गणित आ गई? क्या ये गणित आ गई? और एग्जांपल समझो, 5 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, किलो को हटाना है तो 5 गुणा किलो का मतलब 10 की घात 3 होता है मीटर, ये सही है। 5 मीटर होता है तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। किलो को हटाया तो किलो की जगह, किलो का अर्थ होता है 10 की घात 3, वो लाया। अब किलो को लाना है तो 5 इंटू 10 की घात 3 होता है ना, उल्टा करो -3, इतना ले आओ, अब किलोमीटर बन गया। ये गणित है और कुछ नहीं है। पापियों, क्या पाप धुले तुम्हारे? बाकी जोड़ घटाओ गुणा भाग तो तुम्हें ही करने हैं, बस ये कभी कभी मैं तुम्हें सिखा देता हूं। और पॉइंट को इधर उधर करना ये मैंने पहली क्लास में सिखाया, दोबारा नहीं सिखाऊंगा, जाके देख ले। फिर तो ये हो जाएगा कि यार फिर तो एरे गेरे उठ के आ जाएंगे कि सर सब बता देता है। ये मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, आई होप आप कर लोगे। इसको करके देखना पूरा, है ना, इसको करके देखना, ये इससे आंसर आता है कि नहीं आता। चलिए, मुझे लगता है हम आगे बढ़ते हैं। 3 क्या कितने 3 समय पढ़ लिया हमने। 4 चौथा शब्द कार्यफलन। कार्यफलन, चौथा शब्द कार्यफलन। ये क्या होता है बच्चों? ये पदार्थ का गुण है। ये पदार्थ का गुण है। पदार्थ की सतह से, पदार्थ क्या, चालक पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा का न्यूनतम मान। फॉर एग्जाम्पल एक मेटल था लोहा, एक मेटल था मान लो गोल्ड भी एक मेटल है। क्या दोनों के इलेक्ट्रॉन समान रूप से बंधे हैं? नहीं, सन्नी बंधे होते। दोनों का आवर्त सारणी में नंबर अलग अलग है। एक में इलेक्ट्रॉन कमजोर बंधा होगा, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बंधा होगा। तो क्या मैं दोनों के इलेक्ट्रॉन को सतह पर लाने के लिए समान एनर्जी दूंगा क्या? सर नहीं, अलग अलग देनी पड़ेगी। तो मतलब कुछ तो होता होगा कि इसको ज्यादा उसको कम, उस गुण को कहते हैं कार्यफलन। सतह के इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा का न्यूनतम मान जो होता है उसे कार्यफलन कहते हैं। मेरे हाथ में पेन है, रवि सर के हाथ में पेन है, क्या समान शक्ति से दोनों हाथ के पेन चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा यार। रवि सर बॉडी बिल्डर है, हो सकता है उनके हाथ से पेन छीनने के लिए ज्यादा शक्ति लगाना पड़े, मेरे हाथ से कम लगाना पड़े।
अलग अलग व्यक्ति होंगे तो पेन छीनने के लिए शक्ति अलग अलग होगी, उसी प्रकार अलग अलग पदार्थ होंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी अलग अलग होगी, जिसे बोलते हैं कार्यफलन। चलिए, तो ये आया और ये इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसको निकालने के लिए पदार्थ का गुण है, इसका कार्यफलन को बच्चे दिखाते हैं फाई से। ये पदार्थ अलग है तो इसका कार्यफलन हो सकता है फाई 1 हो, इसका हो सकता है फाई 2 हो, अलग अलग होता है। चलिए, तो मैंने कहा कि आवश्यक ऊर्जा को तो E बराबर h न्यू ही लिखते हैं। मैंने लिखा कि इसका मिनिमम मान, तो ये जो मिनिमम इसको बोलते हैं फाई बराबर h, तो h ही रहता है। अब अगर ये मिनिमम है तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी मिनिमम होना पड़ेगा, इसको म्यू नॉट बोल देते हैं। म्यू का मिनिमम मान उसको बोलते हैं म्यू नॉट, ये होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, पदार्थ, ये देहली आवृत्ति, ठीक है, देहली आवृत्ति। फाई होता है मिनिमम ऊर्जा, एच तो एच होता है, तो इस ऊर्जा को मिनिमम होने के लिए आवृत्ति को भी मिनिमम होना पड़ेगा, इसे बोलते हैं देहली आवृत्ति। यह फाई बराबर एच न्यू को अपन लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, तो इसको लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट लिखते हैं, इसे बोलते हैं देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य। मैं आपको बताऊं, एक सतह है जिसका फाई 1 है, मान लो 10, ये उदाहरण है जस्ट समझने के लिए। एक सतह है जिसका फाई 2 है 100, मान लो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो फोटोन आया उसकी आवृत्ति म्यू बराबर x थी, मान लो x थी, ठीक है। देखो फाई गुण किसका है, सतह का गुण है। फाई गुण किसका है, सतह का गुण है फाई। सतह ने कहा, हे फोटोन, आप जो आ रहे हो मेरे इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो आपकी आवृत्ति x होनी चाहिए मेरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो देखो अजीब सी बात है कि गुण तो है किसका, सतह का, लेकिन इस फाई में फाई 1 बराबर क्या लिखोगे, h म्यू नॉट। तो ये म्यू नॉट ये किसका होना चाहिए, किसका आवृत्ति है, ये आने वाले फोटोन की आवृत्ति है ये। सोचो, इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसकी तुलना में इसका कार्यफलन 10 गुना ज्यादा है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन को 10 गुना शक्ति से आना पड़ेगा, मतलब उसकी आवृत्ति 10x होनी चाहिए। मतलब अगर इसकी तरंग, इसको नॉट म्यू नॉट बोल दो, मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य को लैम्डा नॉट बाई 10 होना पड़ेगा। तो ये तरंग दैर्ध्य और ये आवृत्ति होती किसके पास है, फोटोन के पास। इसने कहा कि भैया मिनिमम x आवृत्ति और मिनिमम लैम्डा नॉट तरंग दैर्ध्य के फोटोन ही मेरे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इसने कहा मिनिमम 10x आवृत्ति या लैम्डा नॉट बाई 10 के फोटोन ही मेरे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आई?
तो भले ये गुण है सतह का, लेकिन ये होता किसके पास है? फोटोन के पास। फोटोन के पास ये गुण फोटोन के पास होता है। ये म्यू नॉट किसका है? फोटोन का। लैम्डा नॉट किसका है? फोटोन का। hc अपॉन लैम्डा नॉट। क्या ये बात चमक गई कि गुण इसका है लेकिन होता उसके पास है? तो ऑब्वियस सी बात है यार। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैंने कचौरी की दुकान लगाई, मैंने कहा मेरी दुकान है, मेरी कचौरी है, मेरी टेबल है, 10 रुपए चाहिए कचौरी लेने के लिए तुझे, तो क्या 10 रुपए भी मैं ही दूंगा ना? अबे 10 रुपए मैं थोड़ी दूंगा, 10 रुपए तू दे। मेरी दुकान है, मेरी कचौरी है, मेरी टेबल है, मेरा शहर है, मेरी कचौरी की कीमत 10 रुपए है, तो मैं नहीं दूंगा, तू मुझे 10 रुपए दे, कचौरी ले। ऐसा नहीं सर, तुम वैसा बोलो सर, आपकी दुकान, आपकी टेबल, आपका शहर, आप ही 10 रुपए दो। ऐसा नहीं होता। मेरी कीमत है कि 10 रुपए मेरी कचौरी की कीमत है, तो दोगे तो तुम। तो सतह ने कहा कि मेरा कम से कम x आवृत्ति चाहिए सतह इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो देगा कौन? अबे देगा तो फोटोन। देगा तो फोटोन। मैंने तो कीमत डिसाइड की है, तुम दोगे पैसे, तो पैसे भी मैं दूंगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने देख ली। तो मुझे बताओ दहलीय आवृत्ति क्या है? वह कम से कम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, या ऐसे कहें वह कम से कम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, उसे दहलीय आवृत्ति बोलते हैं। दहलीय आवृत्ति की परिभाषा लिखता हूं मैं यहां पर। चलो आगे लिखते हैं अपन। फाई बराबर एच म्यू नॉट बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये क्या होती है? मिनिमम। तो ये भी क्या होगा? मिनिमम। तो हम लिखें वह कम से कम आवृत्ति आने वाले फोटोन की, आने वाले फोटोन की कम से कम है, जिससे कम मान पर PEE, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता। उससे ज्यादा पे तो होगा, उससे कम पे प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता। अब आपको इतनी गणित आती है कि अगर ये मिनिमम है तो ये 1/, में है तो ये मैक्सिमम हो गया। तो ये क्या है? दहलीय आवृत्ति। दहलीय आवृत्ति की डेफिनेशन बन गई। तो मैं दहलीय तरंग दैर्ध्य की डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा? दहलीय तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट की डेफिनेशन आप खुद मन में बना के सोचो। जब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अब अधिकतम है तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, जिससे ज्यादा पर PEE नहीं होता, कम पर ही होता है। PEE नहीं होता, कम पर ही होता है, कम पर ही होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसे दहलीय तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लैम्डा नॉट कहते हैं। क्या डेफिनेशन समझ में आ गई? अरे भैया ये मिनिमम है, तो ये मिनिमम आवृत्ति है आने वाले फोटोन, जिससे कम मान पर PEE हो। हाँ, इससे ज्यादा पर तो होगा, इससे ज्यादा पर तो होगा, वो तो होना ही है, लेकिन इससे कम पे नहीं होगा। लैम्डा नॉट ये ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जिससे ज्यादा पे नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी अधिकतम है, इससे ज्यादा पे नहीं होता, कम पर होता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन समझ में आ गई? तो हम क्लास को अब यहां समाप्त करते हैं। आप इनको पढ़िएगा। आज की क्लास में जो पढ़ा है उसको अच्छे से करके आना।
अगर इसमें आपने सावधानी नहीं बरती और कुछ भी टाइम पास किया, आज का कल पढ़ेंगे, कल का परसों पढ़ेंगे, आपका चैप्टर खत्म, आशा खत्म हो जाएगी सिलेक्शन की। ये सब पढ़ना, ये सब मेरे काम आएगा। मैं चाहता तो पढ़ा सकता था आपको और भी, लेकिन पहले ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय। अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सोच के कि आप अभी लेक्चर पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय।